Okay, we've spoken all day about what Amazon, Walmart, Flipkart, or the others, it's not just about one company, it's about everyone, maybe all the large e-commerce companies, and how they may be circumventing the law, if at all, or even maybe for the odd one or two violating the law sometimes as well. But that's an external view. ये हम बाहर की तरफ से देख रहे हैं, ये हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये समझना भी बहुत जरूरी है। अंदर जो हो रहा है उसको समझाने के लिए हमारे साथ एक Amazon के पूर्व अधिकारी है, आला अधिकारी थे Amazon में, और काफी लोगों की टीम को वो संभालते थे। विजय गोपाल के पास चलते हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। Vijay Gopal, thank you so much for joining us. We've been calling this the Asambhav, because a small set of companies have done something that's Asambhav or impossible. They managed to create a situation which has become very tough for smaller Indian companies. From your perspective, because you've been with the company, can you give us an understanding of how they treat small businesses? Okay, thank you so much मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो पर। टू स्टार्ट विथ लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं कोई अधिकारी नहीं था Amazon में। मैंने सिर्फ नौकरी की है, एंड मैनेजर के तौर पर मेरे पास कुछ 5 या 6 टीम्स थी, और कुछ 100 आधे लोग रिपोर्ट किया करते थे मुझको। एंड विथ रिगार्ड्स टू जो क्या होता है स्मॉल बिजनेसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, देखिए हम जो हैं ऑलमोस्ट फ्रंट लेवल मैनेजर्स के तौर पर होते हैं, और हम लोगों के एक्सेस में कोई एग्रीमेंट्स वगैरह होती नहीं है देखने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आजकल स्पेशली हमारे देश में ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है, कह लीजिए सरकार के तरफ से, या फिर कह लीजिए पॉलिसीज की तरफ से, या फिर कह लीजिए कि एफडीआई को जितना प्रोत्साहित किया जा रहा है आज, जो कि पहले हुआ नहीं करता था, आई मीन एटलीस्ट 3 या 4 से 5 साल पहले, वो आज बहुत ज्यादा है। इसके वजह से आजकल क्या होता है, एम्प्लॉय स्मॉल बिजनेसेस की तरफ से मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि आज के दौर पर हमारे छोटे छोटे दुकानदार भी जो हैं वो आज हर ऑनलाइन ई कॉमर्स के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कानून आज उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, जिसकी वजह से इनका शोषण बहुत ज्यादा हो सकता है आने वाले दिनों में। एक छोटे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि कल को मान लीजिए आप एक छोटे दुकानदार हैं जो सेलफोन बेचते हैं, और आपको बढ़ावा कस्टमर से बहुत अच्छा मिल रहा है, फीडबैक भी अच्छी तरह से आ रहा है कस्टमर्स के साथ, और रिव्यूज भी बड़ी अच्छी हैं। कल को अगर कोई भी सिर्फ Amazon ही नहीं, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ये सोचता है कि भाई आप रेवेन्यू बहुत ज्यादा बना रहे हो, और अचानक से उन्होंने आपका कमीशन जो 5% हुआ करता था अब आपसे 25% मांग रहे हैं, और अगर आप बोलते हो कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं कर सकता हूं, और इस सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल के अगर आप ध्यान में रखेंगे, आज ये हो सकता है कि मैं जो कि ई कॉमर्स का एक अधिकारी हो सकता हूं, मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि आपको मैं अपनी प्लेटफॉर्म में आपकी प्रोडक्ट्स बेचने नहीं दूंगा, क्योंकि आज कानून में ऐसी कोई क्लैरिटी है नहीं, जिसके वजह से छोटे दुकानदारों को बड़ा शोषण फेस करना पड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं कि 2-4 चीजें और भी हैं, जैसे कि हो सकता है आज मेरा पेमेंट हो चुका है, फर्ज कीजिए हम लोग आज 15 तारीख अप्रैल को बात कर रहे हैं, और 15 तारीख को जितना भी सेल हुआ है मेरे प्रोडक्ट को लेकर, मेरी दुकान को लेकर, वो मुझे कितने दिनों में मिल जाता है। आज कंपनी का एक पॉलिसी खुद का होता है, हर कंपनी का होता है, हर ई कॉमर्स का होता है, जैसे कि वो बोलते हैं कि 1 दिन का आपको 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर, हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी है, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ है नहीं। तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि जिस दिन एक कैलेंडर दिन में आपने जितना भी बेचा है उसका सेटलमेंट अगले 48 घंटों में हो जाना चाहिए, या फिर 72 घंटों में हो जाना चाहिए। ये ऐसा कोई कानून है नहीं। ये 2 मेन रीजंस की वजह से क्या होता है, कल को अगर
ई कॉमर्स को आपसे अच्छा नहीं लगा, और या फिर हो सकता है ई कॉमर्स कंपनी का किसी और के साथ तालमेल है और उन्होंने वहां कोई इन्वेस्टमेंट किया है, और हो सकता है उसी दुकानदार का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचना चाहेंगे ये लोग। तो ये लोग ऐसे नुस्खे ढूंढेंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपका बिजनेस बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर रखना नहीं चाह रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है आज के कानून में, जो कि है ही नहीं, वो ये है कि मैं आपको बोलने की, मतलब जब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करना है या फिर आपको मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर रखना नहीं है, मुझे आपको कुछ लिखित में देना जरूरी नहीं है। वो मेरी मर्जी हो सकती है, मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप तो प्रोडक्ट्स रख रहे हो लेकिन आपका प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहा है, तो ऐसे 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 बंदों का मैं हमेशा अपना हमारे प्लेटफॉर्म में रखकर हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहे या फिर अपना स्टोरेज बर्बाद नहीं करना चाह रहे। ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो ये बोलता है कि भाई अगर एक ई कॉमर्स कंपनी आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, आइडियली तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे और रेस्टोरेंट वाला अगर आपको रोकेगा कि ये बोलते हुए कि आप कोई कॉम को बिलोंग करते हो या फिर आप कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर आप कोई रिलीजन से बिलोंग करते हो, इसीलिए हम आपके साथ आपको कस्टमर सर्विस नहीं देना चाह रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल सकता है। आर्टिकल 19(1)(g ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्ट करता है किसी को भी। उसी हिसाब से आपको कोई ई कॉमर्स भी बगैर कोई रीजन के, बगैर कोई अपॉर्चुनिटी दिए कि आपको वो क्यों निकाल देना चाह रहे हैं या फिर आपको क्यों रखना नहीं चाह रहे हैं, जी जी जी। ये नहीं कर सकते हैं, जो कि आज कानून में है नहीं। और इसके वजह से मुझे मुझे चिंता है कि आने वाले दिनों में सेलर्स जो स्पेशली जिनका बड़ा रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है, जिनके पास लीगल टीम्स नहीं होती हैं, इनका शोषण बहुत ज्यादा हो सकता है। और मुद्दे की बात यह भी है कि कानूनी तौर पर सेलर्स फेयर प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट अथॉरिटी अगर अगर ऐसा कुछ हो सके तो बढ़िया रहेगी। क्योंकि पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है आज एक वर्क इन प्रोग्रेस है नियमावली बनाने में, ऑनलाइन सेलर्स को लेकर, ऑनलाइन सेलर्स के प्रोटेक्शन को लेकर। तो उनमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसमें ऐसी कोई अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो जो सेलर्स के कंप्लेंट्स को ग्रीवियंस के तौर पर लेंगी और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी और उसे आगे बढ़ाएंगी। वरना क्या होगा, एक न्यूट्रल पार्टी नहीं रहेगा बीच में, सिर्फ सेलर और ई कॉमर्स वाले लड़ते रहेंगे, जबकि सेलर का नुकसान ही होगा। और अगर ये कन्वेंशनली छोटा जो होगा वो मार खाएगा। बिल्कुल। और कन्वेंशनली अगर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा या फिर सिविल कोर्ट जाऊंगा तो 3 से 4 साल मिनिमम लग जाएंगे अगर मैं नॉर्मल कोर्ट में जाता हूँ। तो कन्वेंशनल एक स्पेसिफिक अथॉरिटी जैसे बोल सकते हैं उसे कि ई कॉमर्स सेलर्स एंड वेंडर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ऐसा कुछ रखें तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। और आने वाले दिनों में इसकी एक रिक्वायरमेंट जो है वो आई एम श्योर पहचानी जाएगी हमारे फेलो सेलर्स के साथ, और शायद वो आगे बढ़े। लेकिन आपने आज के एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, फेयर प्रैक्टिसेस। अब ये बहुत जरूरी है कि जब ये मार्केट प्लेस ऑपरेट कर रहे हैं तो ये फेयर प्रैक्टिस दोनों के लिए बराबर हो। क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पहले कहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो ये कहता है कि अगर एक पार्टी दूसरे को कुछ दे रही है तो दूसरे के लिए भी कुछ देना जरूरी है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। बिल्कुल। जब तक दोनों तरफ से कुछ गिव एंड टेक नहीं होगा तो ये शायद बराबर नहीं होगा। तो ये फेयर प्रैक्टिसेस कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरी जगहों से सीख सकते हैं और क्या संभव है करना? जी बिल्कुल। आपने जो वह बड़ी अच्छी बात है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है, क्योंकि एक बंदा कुछ देगा और आप भी कुछ देने वाले हो तभी उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट पर आज हम बात कर रहे हैं जो कि शोषण हो रहा है ई कॉमर्स का, और अपने चहीते 10-15 सेलर्स का प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं, बाकी किसी का नहीं बेचते हैं या फिर किसी को नीचे रखते हैं चॉइस में। इनफैक्ट हमें ये चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बने जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो। आई थिंक ई कॉमर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज जो होती हैं वो छोटे दुकानदारों के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडल्ज करते हैं, जिसके वजह से आप ऐसे कोई सिचुएशन में है नहीं कि आपका पलड़ा भारी हो। उसके वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मनमर्जी बनाता हूँ, तानाशाही करूंगा, पॉलिसीज भी मैं खुद का बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा ही चलेगा, जिसके वजह से डिसएडवांटेज सेलर छोटे दुकानदारों के लिए, या फिर वो कोई भी बंदा जो उतना बड़ा नहीं है रेवेन्यू वाइज और बिजनेस वाइज,
वो एक फाइट नहीं लगा सकता। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले कानून में जो बनाया जा रहा है अभी, उसमें ये लिखा जाए कि सेलर्स के साथ कोई भी ज्यादती हो या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ना कि सिर्फ कंसिडरेशन बट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस के वजह से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी बोलता है। अगर वो क्लैरिटी हम लोग आने वाले कानून में बनाएंगे ई कॉमर्स को लेकर, उस वो बड़ी सुविधाजनक होगी सेलर्स के लिए, ताकि क्लैरिटी हो। और ना ही ये बट एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेलर्स के कंप्लेंट्स, ताकि ये कंप्लेंट्स आगे बढ़े बहुत जल्दी से, उनकी इनकी इनकी सुलह हो, और सेलर्स का हो या फिर ई कॉमर्स का हो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सेलर्स खुद से भी कुछ गलत कर रहे हो। तो भी तभी बैलेंस्ड होना जरूरी है, तभी एक गवर्नमेंट बेस्ड न्यूट्रल पार्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेस्टिगेट कर एक अपना एक डिसीजन देने के लिए। वरना क्या हो जाएगा, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन सेलर्स के बारे में सोचते रह जाएंगे, और हो सकता है इन्हीं में से एक आध बंदे हों जो गलत सोच रहे हों या गलत कर रहे हों, जिसको भी एक 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 लिमिट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक और चीज, कई बार ये कहा जाता है कि ये कंपनियां रूल्स सरकमवेंट कर रही हैं। बिल्कुल जी। तो ये काफी सोचे समझे तौर पे किया जाता है। यू रियली थिंक अबाउट इट, हाउ टू सर्कमवेंट द लॉ so that the whole business, so you tell the world, let's say in the case of Amazon, and this is all public data that I am quoting, that you have 1 million sellers on your platform, but the fact shows, again your own numbers show, that only about 30 of them are doing about 80% of the business, or 70 or 80% of the business. How are these being circumvented? How is the law being circumvented? बहुत बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने सर। देखिए, कंपनीज का मानना ये होता है कि इनको इन्वेस्टिगेट करने वाला, रैंडमली इन्वेस्टिगेट करने वाला, या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक एक होता है ना, जैसे कि स्कूल्स में अचानक से कभी कभी डीईओज आते हैं चेक करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं। तो इन्हें अगर लगता है कि ये लोग विद इन द लॉ ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो उनकी ओपिनियन है, सच हो नहीं सकता है। अगर कानून में अगर ये बात होता कि ऐसी कोई डिपार्टमेंट बने, या फिर ऐसी कोई टीम बने, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बने, जो कि रैंडमली इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई कंपनीज अपनी एफडीआई नॉर्म्स को वायलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें वो अडियर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। एक्चुअली वो इनका मानना होता है कि ये लोग विद इन द लॉज सर्कमवेंट कर रहे हैं और ग्रे एरियाज में खेल रहे हैं, ये इनका सोच होता है। जबकि हमेशा से यही देखा गया है कि जब भी कोई कंपनी पर कोई केस होता है, हमेशा उन्होंने हारा ही है। वो चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो या फिर कोई रूल्स को लेकर हो। जैसे कि अभी छोटी सी बात कर लें, एक ई कॉमर्स कंपनी थी जो टिकट्स बेचती थी, और उन्हें लगता था कि उनका 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 फील था कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और कानून नहीं है, और वो लोग हर टिकट बुक करने पर 40 रुपया लिया करते थे। जबकि कोर्ट ने ऑलमोस्ट 2 इयर्स के हियरिंग्स के बाद ये बता दिया है कि जो वो कर रहे थे वो गलत है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था। तो एसेंशियली कंपनीज का मानना कि वो लोग लीगली कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, हर बंदे को लगता है कि वो सही है। बट ऐसा कोई कानून बने, ऐसा कोई व्यवस्था बने, कोई मैकेनिज्म हो जहां पे कोई बंदा रैंडमली इन्हें इंस्पेक्ट करता हो, इनकी पेपर्स चेक करता हो, या फिर इनकी कंपनीज में एक आध बार इंस्पेक्शन कर कर उनकी उनकी रूल एडियरेंस को इंस्पेक्ट करता हो, तभी पता चलेगा कि ये गलत कर रहे हैं। और रही बात उनके मानने की या फिर उनको लगने की कि वो सर्कमवेंट कर रहे हैं या फिर वो ग्रे एरिया है और उसी में ऑपरेट कर रहे हैं, मोस्टली वो होता नहीं है। बाहर जब आता है तब जिसने भी कंप्लेंट किया होता है उसे नौकरी से निकाल देते हैं, और ऑब्वियसली रूल्स में गलत पाया जाता है। अभी हाल ही में एक हुआ था कि एक ई कॉमर्स कंपनी है जिन्होंने पैकेजिंग पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम देना जरूरी है, ऐसे रूल्स हैं जो कि वो फॉलो नहीं करते थे। और एमसीए डिपार्टमेंट ने, कंज्यूमर सॉरी कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ने उन पर कुछ 10 या 25 हज़ार का कुछ फाइन इम्पोज किया था। तो आई थिंक एक न्यूट्रल पार्टी का होना जरूरी है, और एक टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक लेबर डिपार्टमेंट में एक लेबर इंस्पेक्टर होते हैं जो जरूर एक आध बार जाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं, वैसा हो तो शायद एडहियरेंस टू दीज लॉज और
और वायलेशन के लिए इनके ऊपर पेनल्टी डालना या फिर इनको सजा देना, ये सब आसानी होगा। आई थिंक वहीं पर हम लोग एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम मिस करते हैं, क्योंकि रैंडम चेक्स होती नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी होता है। तो okay, so last question, which I'd like your inputs on. You've been an insider at Amazon. Yeah. You've seen their employee practices. We've spoken about if and when, if at all, there's been circumvention of the law, if at all again. जी. What would you say about the employee practices, having seen it from inside? Sure. So सबसे बड़ा जो ये करते थे कि जैसे कि मैंने वहाँ काम किया ऑलमोस्ट 4 years, आई मीन गिव और टेक, आई मीन 2 महीना कम 4 साल काम किए थे मैंने। और इनका पहला सोच ये था कि जो बंदा मैनेजर के पोजीशन में होता है, इनको अपने डेली शिफ्ट को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। ये था इनका पहला सोच, जिसकी वजह से क्या करते थे ये लोग, जो भी बंदा मैनेजर या सुपरवाइजर होता है या फिर मैनेजर होता है, वो बंदे को ऑब्वियसली जब शिफ्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और शिफ्ट पर लिमिट नहीं है मतलब ये है कि आपको ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो रोजाना ऑलमोस्ट मिनिमम 12 से 14 घंटा काम करना यहाँ पे कल्चर है। और हालांकि हर कॉर्पोरेट में यही चलता है, जो कि गलत है। कानून ने क्या बोला है, पहले आई थिंक लोगों की सुविधा के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि कानून में मैनेजर का डेफिनेशन वो होता है कि वो बंदा जिसके पास इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का हक हो, वो बंदे को मैनेजर बोलते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिफाइन किया है, क्योंकि ये बहुत वेग था कि भाई इंडिपेंडेंट मैनेजर मतलब है कौन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो बंदा जो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकता है, कंपनी के बिहाफ पर जमीन खरीद सकता है, जमीन बेच सकता है, या फिर कंपनी के बिहाफ पर अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करता है, कंपनी के बिहाफ पर किसी को निकाल भी सकते हैं और किसी को नौकरी पर रख भी सकता है। और ऐसे डिसीजंस मैनेजर्स अकेले नहीं लेते हैं। बहुत बहुत ऊंचे लोग हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करते हैं, जबकि जो फ्रंट लेवल लोग होते हैं ये लोग सिर्फ इंटरव्यू कर बोलते हैं कि बंदा ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू होते हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो उस पर सीईओ का नाम होगा या फिर डायरेक्टर ऑफ एचआर का नाम होता है। तो इस कंपनी का मानना यह था कि भाई मैनेजर हैं, 10-15 लोगों की आपकी टीम है, आपको उनको संभालना है, तो भाई आप मैनेजर बन गए, जब जो कि बकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के भी खिलाफ है इनका सोच। और इससे क्या होता है, एक तो पहले जैसे कि मैंने बोला है कि ये लोग कोई भी ऐसे ऐसे कम से कम 3 से 5 हजार लोग होंगे सिर्फ इस कंपनी में, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, दीज आर नॉट फैक्चुअल डेटा, so it's approximation numbers basis my experience of my working there, जो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते हैं, और जो 12 से 15 घंटे मिनिमम आपसे काम करवाया जाता है, आपको ओटी पेमेंट नहीं दिया जाता है, संडे नहीं होता है, मंडे नहीं होता है, सैटरडे नहीं होता है, आपको कभी भी मैनेजर कुछ भी फोन करके पूछेंगे और बोलेंगे हमें ये रिपोर्ट चाहिए, हमें वो रिपोर्ट चाहिए, बेसिक टाइम सेंस नहीं है एसेंशियली। और सबसे सबसे आई थिंक आई वुड से गलत बात जो होती है वो ये है कि हमारे कंट्री में लॉ ये बोलता है कि भाई आपका शिफ्ट जो होता है उसमें 1 घंटा मिलाकर ही होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने हेडक्वार्टर्स यूएस में होते हैं, इनके हो सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में हो सकता है, किसी के लंदन में हो सकते हैं। तो होता क्या है, वहां पे कंट्री में उनके कानून में बकायदा लिखा है कि आप 8 घंटे का शिफ्ट करोगे और आपका 1 घंटे का जो ब्रेक होता है वो शिफ्ट में नहीं होता है, वो वहां लिखा हुआ होता है। हमारा देश जैसे, और वो कंट्रीज 5 ही दिन हफ्ते में काम करती हैं, सॉरी, बहुत बहुत सोचने वाली बात होती है। और यहाँ पर हमारी कंट्री में क्या है, हम लोग 8 घंटा पर डे का शिफ्ट करते हैं, और हमारा कंट्री 6 दिन काम करने वाला कंट्री, जो कि 48 घंटे होती हैं, अगर 8 को अगर आप 6 दिन के हिसाब से देखते हो तो। और कानून ने में ये क्लैरिटी था नहीं, तभी कोर्ट ने, लेबर कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 8 घंटे के हिसाब से, और हमारे कानून में ये भी लिखा है कि शिफ्ट के दौरान 1 घंटे का ब्रेक देना जरूरी होता है। उसका मतलब ये है कि भाई आप 8 घंटे मतलब 7 घंटा काम और 1 घंटा ब्रेक है, और ये लेबर कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया था बहुत सालों पहले। तो हमारी कंपनी में क्या किया करते हैं आज भी, वो ये है कि हमारे शिफ्ट का टाइम है दिन में 9 घंटे, जो कि 5 दिन होते हैं आइडियली, क्योंकि 5 दिन इनके हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं, तो हमने भी 5 दिन का डिसीजन लिया था। आई एम गेसिंग
दैट्स हाउ दे कॉइन्ड देयर पॉलिसी। और जब आप 9 दिन और 9 घंटे 5 दिन काम करते हो, ये हो गए आपके 45 घंटे। लेकिन ये लोग 1 घंटा हटा देते हैं इनमें से। उससे क्या होता है, आपका 5 दिन इंटू 8 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो 40 घंटे हो गए। तो आपको एज एन एम्प्लॉय 5 घंटे का कम पेमेंट मिल रहा है अभी। सो दिस इज अ विलफुल ऑपरेशंस कंडक्टेड इन बैड फेथ, वैसे बोल सकता हूं मैं। इनको कानून नहीं पता होता, ये नहीं होता है। इनके पास लीगल टीम होती है और ये इनको लगता है सर्कमेंट कर रहे हैं, सर्कमेंट नहीं कर रहे हैं ये लोग। इनको लगता है कि ग्रे एरिया है, तो भाई कानून में क्लैरिटी नहीं है। जैसे कि यूएस में है कि उसमें लिख दिया है कानून में कि ये ब्रेक आउटसाइड द शिफ्ट होता है बोल के। हमारे पास तो लिखा है कि शिफ्ट के दौरान ही ब्रेक होता है, और कोर्ट ने भी बकायदा बोल दिया है कि ये शिफ्ट के दौरान होता है। इसका मतलब है जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आप ब्रेक के साथ कैलकुलेट करोगे, वीकली आवर्स हो डेली आवर्स हो। तो ये आप अगर आप ब्रेक हटा देते हो तो ऑब्वियसली आपका जो ओवर टाइम का थ्रेशोल्ड होता है, जैसे कि 48 घंटों के ऊपर, तो वो गलती होती है। ये दो है सबसे मेजर। और तीसरा और सबसे लाफेबल जो गंदा काम बोल सकता हूं मैं, वो ये करते हैं हमारे कंपनी वाले कि एक्सट्रीमली लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं आपको टर्मिनेट करने के लिए। आपको सिली रीजंस के ऊपर डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स में डालने के। I'll give you an example. पर्सन ए होते हैं, एक बंदा होता है जिसको बोला जाता है कि आपको दूसरे बंदे का भी काम करना है अगर आपको प्रमोट होना हो, जो कि ऑब्वियसली दूसरी बात होती है। एम्बिशियस लोग ज्यादा करेंगे क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। अगर वो बंदा है जो अपना काम बकायदा बखूबी निभा रहा हो, आई मीन परफेक्टली, मतलब विदाउट जीरो कंप्लेंट्स, अगर वो अपना काम कर पा रहा है, तो आई थिंक इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय। इनके लिए ये काफी नहीं होता। ये बोलते हैं कि आपने ज्यादा नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने आपके काम के अलावा कुछ और नहीं किया, तो हमको लगता है कि आप अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय हो। और और हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ काम आगे बढ़ाएं, और उसे एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डालते हैं जिसमें अनरीजनेबल गोल्स रहेंगी, जो कि 50-60% से ज्यादा एम्प्लॉयज भी काम मीट नहीं करेंगे। और ऐसे और मैं रिकॉर्ड पे बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ ये कंपनी नहीं है, बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं इंडिया में जो ये सिली टैक्टिक्स को रिजॉर्ट कर रही हैं, और इनको लगता है कि ये लोग कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन द पोजीशन ऑफ एन एम्प्लॉयर, जो कि गलत है। सिविल अगर केस के हिसाब से देखा जाए तो जब मैंने अपॉइंटमेंट लिया था तो आपने मेरे को बोला था कि मेरा काम क्या रहेगा। अगर उसके बाहर अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई आपने ज्यादा नहीं किया, आपने उसका काम अच्छा नहीं किया और उसके वजह से मैं आपको नौकरी से निकालना चाहूंगा, ये ऐसी चीजें कोर्ट में नहीं चलेंगी। आपने मुझे हायर किया एक काम करने के लिए, बखूबी निभाऊंगा, और ऐसी चीजें गलत है। और जो जितना शोषण मैनेजर्स लॉट का होता है इंडियन आईटी कंपनीज में, वो बहुत ज्यादा है आज के डेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैनेजर के डेफिनेशन में हम लोग आ जाते हैं, जबकि हम लोग के पास सिर्फ लीव अप्रूव करने का, और वो भी एक प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड होता है, जो कौन डिसाइड करता है हमें भी पता नहीं होता है। हमारे पास अगर 100 लोग हैं, हम लोग 5 या 6 लोगों को लीव दे सकते हैं, उसका हमारे पास एक अथॉरिटी होता है। और वो 5 या 6 कौन डिसाइड करता है वो भी हम नहीं डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों के पास तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें माना जाए कि हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें हमारे शोषण करना और लोगों को ना संडे ना सैटरडे ना छुट्टी ना रात ना दिन, आपको इनफैक्ट यहाँ तक ले जाता है आज के दिन में कि आप 12 बजे रात के लॉग ऑफ करते हो, शिफ्ट खत्म होता है आपका, और आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले दिन सुबह वापस 8 बजे या 9 बजे आप ऑफिस आ जाओ। और इस हिसाब से बंदों का शोषण होता है, और उसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, thank you so much for being with us, Vijay Gopal. It's been very interesting speaking to you. And चूंकि ये हम सभी कुछ असंभव की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई लोगों के लिए यहाँ पर और ऐसी कंपनियों में काम करना भी कई बार असंभव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा था जब तभी मैंने इनके ऊपर एक्शन लिया था। और चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गुड डे। हैव यू, सी यू।